टू गायत्री स्कूल सांचो यूट्यूब चैनल। दिस इज नेहा राज स्टोरी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने अब तक 14 प्रिंसिपल्स किए थे हमारे हैंडरिटन में, हमने 14 प्रिंसिपल्स के नेम्स लर्न किए हैं। 14 प्रिंसिपल्स में 10 प्रिंसिपल्स का हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमारा आएगा 11वां प्रिंसिपल जो मैंने लिखा है व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का सिद्धांत। अब व्यवस्था नाम से स्पष्ट है वैसे तो कि व्यवस्था बना के रखना है। हैंनरी टोन ने कहा था एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही स्थान पर सही चीज का होना, सही स्थान पर सही योग्य व्यक्ति का होना, वही हमारी क्या है, व्यवस्था का सिद्धांत है। ठीक है, तो व्यवस्था का सिद्धांत ये है कि व्यवस्था बनाए रखते हुए, अनुशासन बनाए रखते हुए, समन्वय स्थापित करके बनाए रखते हुए मैनेजमेंट को करना, क्रियाओं की गतिविधियों को संपन्न करवाना, वही हमारा क्या है, व्यवस्था का सिद्धांत कहलाता है। राइट, तो अब अगर हम नॉर्मल बात करें तो हैंनरी टोन के अकॉर्डिंग ये था कि व्यवस्था मतलब एक तो आप मानवों की व्यवस्था करो कि सही स्थान पर सही पद के लिए सही व्यक्ति की नियुक्ति। राइट, दूसरा हमारा था तो वो था कि संसाधनों की व्यवस्था करो, भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करो, सही स्थान पर सही चीज की सही मशीन को स्थापित करना, वो हमारा था भौतिक संसाधनों की व्यवस्था। तो ये दोनों ही व्यवस्थाओं के बीच में सामंजस्य बैठा के रखना पड़ता है और फिर कार्यों को, गतिविधियों को किया जाता है। तभी हमारा क्या होता है, जो बिजनेस होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट होता है, वो फ्लोली रूप से, एक परफेक्ट रूप से स्मूथली चल पाता है। राइट, जैसे अगर हम नॉर्मल एग्जाम्पल की बात करें कि व्यवस्था क्या होती है, एक होता है कि एक हमारा घर होता है, हमारे घर में हमें पता है कि कौन सी जगह पे घर चाहिए। ठीक है, हमारे घर में ये रूल है कि हाँ यहाँ पे हमारे सारे जो कीज होगी वो टंगाई जाएगी, रखी जाएगी, यहाँ पे मेरी बुक्स है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज, मतलब ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर तय किया गया है व्यवस्था के रूप में कि कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, वो सारी की सारी हमारे घर में डिसाइड होती है और हमें पता होती है। राइट, तो ये क्या है, व्यवस्था है। अब इसमें यूज कब होगा, अगर मान लो कि रात को आपके घर में लाइट चली जाए, तब भी आपको पता है कि आपके घर में कौन सी वस्तु कहाँ पे, या टॉर्च आप लोग कहाँ पे रखते हो, तो आप डायरेक्ट लाइट गई हुई है अंधेरे में भी जाओ तो टॉर्च को उठाओगे और टॉर्च ऑन कर दो। तो ये किस लिए हुआ, ये हुआ व्यवस्था के कारण। व्यवस्था थी इसीलिए सही स्थान पर सही वस्तु आपको मिली और आप उसी को फॉलो करते हुए वहां तक पहुंचे और आपको टॉर्च मिल गई, जो चीज चाहिए थी वो आपको उपलब्ध हो गई। तो ये क्या है, व्यवस्था का सिद्धांत। एग्जैक्ट ऐसा ही हमारा इसमें होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि सही व्यक्ति सही पद पर नियुक्त हो, सही स्थान पर सही मशीनरी स्थापित हो, तो ये क्या है, व्यवस्था। जैसे हम बिजनेस की बात करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हमें पता है बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो एक बार हम कहते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद हमारा पैकेजिंग, लेबलिंग का सारा वर्क चलता है और उसके बाद में हमारा ऑफिस आता है। तो क्या ये सही व्यवस्था है? मतलब एक कोई भी न्यू पर्सन आपके यहाँ पे आएगा, सबसे पहले वो आपके ऑफिस में आपके इंट्रोडक्शन जगह पे आपसे इंट्रोडक्ट होगा, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट वो चीज होनी चाहिए। उसके बाद आपके रॉ मटेरियल स्टोर, फिर प्रोडक्शन पे जाता है, फिर वो हमारा पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरेज तक होता है। राइट, तो इन सब में क्या है कि कौन से सही स्थान पर सही स्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो नक्शे के रूप में हो, चाहे वो भौतिक संसाधनों या मशीनों को स्थापित करने के रूप में हो, चाहे मानवों की पदों पर नियुक्ति करने के रूप में हो। इन तीनों में हमारे सही स्थान पर सही जगह पर सही योग्य सही पद की स्थापना करना, नियुक्ति करना, वही हमारी क्या कहलाती है, व्यवस्था कहलाती है। और हैंनरी टोन ने यही कहा था, हैंनरी टोन का कहना था कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, उनसे क्या रहता है, समन्वय बना रहता है और एक कोऑर्डिनेशन के साथ में सारे फंक्शंस जो होते हैं वो बिना टाइम को खर्च किए आराम से समन्वय के साथ ही संपन्न होते रहते हैं। करेक्ट, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया हमारे घर का कि हमें अंधेरे में भी टॉर्च मिल जाती है, वो किस लिए, क्योंकि हमें पता है कि ना इस जगह पे ये हमारे यहाँ पे ये चीज पड़ी रहती है। तो एग्जैक्ट वही चीज हमारे बिजनेस में भी अप्लाई होती है। तो मोस्टली हम कह सकते हैं कि व्यवस्था का सिद्धांत, अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मटेरियल ऑर्डर, इसमें भी व्यवस्था है, मटेरियल का किस तरीके से आपको व्यवस्थित रखना है फॉर्म में। सोशल ऑर्डर, जिसमें हम कह सकते हैं कि मानवों की या कर्मचारियों की कौन से पद पर सही पद पर सही व्यक्ति की योग्यता के अनुसार नियुक्ति करना है, वो व्यवस्था हमारी सोशल ऑर्डर व्यवस्था। मटेरियल में कि हमारा जो सही मशीनरी है या सही मटेरियल है उसको सही अकॉर्डिंग व्यवस्था करना। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा है आप लोगों के लिए। रॉ मटेरियल क्या करेंगे, सबसे पहले इसका परचेज होगा, फिर सेल होगा, सेल से हमें फाइनेंस मिलेगी, फाइनेंस में हम फिर अकाउंटिंग करेंगे। तो ये क्या है, कंटिन्यू क्या बनी
फिर उसे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के बाद आप उसको सेल करोगे, सेल करने के बाद आपको फाइनेंस मिलेगा, फाइनेंस करने के बाद आप उसकी अकाउंटिंग करोगे। तो ये क्या है, पूरा एक फ्लो व्यवस्था का है, राइट। ये मटेरियल ऑर्डर की व्यवस्था हम कहते हैं। सोशल ऑर्डर की व्यवस्था में अगर बात करें तो सही पद पर सही व्यक्ति की नियुक्ति करना, ये भी क्या है, व्यवस्था करना है, ठीक है। तो ये हमारे दो मोस्ट इसमें से निकलते हैं कि व्यवस्था के पार्टीशंस में से। अब हम एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बहुत कुछ पढ़ा कि हाँ हमें जब अब ये अकाउंटिंग वर्ड आ ही गया तो मैं चलो अकाउंटिंग से शुरू कर देती हूँ। हम अकाउंट में पढ़ते हैं कि एक गुड परचेज किया, ये हुआ, फिर सेल किया, फिर हम उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। लेकिन एक्चुअल में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है ये सब, हमें वो समझना बहुत जरूरी है हमारे मैनेजमेंट या बिजनेस के टॉपिक के अंदर। तो एक्चुअल में हमारा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस फ्लो के अंदर कामों को करता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, ए नाम का एक पर्सन, राइट, और एक है बी नाम का पर्सन। ए नाम का पर्सन जो है वो क्या है, हमारा सेलर है, और बी नाम का जो पर्सन है वो है हमारा बायर, राइट। मैं कह सकती हूँ कि मैं सेलर हूँ और आप लोग क्या हो, बायर, राइट। यानी मैं ए पर्सन हूँ और आप लोग हो बी पर्सन। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खरीदना बेचना है तो हम क्या करेंगे, राइट। वो एक व्यवस्था के अंदर सारा का सारा किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप लोग बायर हैं, मैं सेलर हूँ। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आप मुझे क्या बोलोगे, एक परचेज ऑर्डर भेजोगे, राइट। एक बिजनेस के अंदर कुछ भी किया जाता है तो इसी फ्लो में किया जाता है, वही बता रहे हैं। आप लोग मुझे क्या भेजोगे, परचेज ऑर्डर, पीओडी भेजोगे, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है परचेज ऑर्डर। तो वही बी नाम का जो बायर था उसने ए को क्या भेजा है, एक परचेज ऑर्डर भेजा है कि मुझे इतनी क्वांटिटी में ये परचेज करना है, राइट। परचेज ऑर्डर दिया है उसने। अब क्या करेगा, जो ए है यानी मैं सेलर जो है वो उसे क्या भेजेगा, एक कोटेशन भेजेगा। क्या भेजेगा, कोटेशन। कोटेशन मीन्स कि हाँ ठीक है, इतनी वस्तु इतनी मात्रा में यहाँ पे आपको पहुंचानी चाहिए, डन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कोटेशन, राइट। कौन भेजता है, सेलर भेजता है बायर को, मैं भेजूंगी आप लोगों को, क्लियर। अब क्या होता है, अब जो आपने मैंने बोला हाँ इतनी मात्रा में इतने रुपए में आपको ये वस्तु मिल जाएगी, आप उतने में संतुष्ट हो जाओगे, नहीं। हम लोग क्या है, कस्टमर्स हैं। आप लोग क्या हो, कस्टमर्स। और कस्टमर्स क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, राइट। बार्गेनिंग यानी मोल भाव करते हैं। तो वही चीज अब आप लोग क्या करोगे, मोल भाव करना शुरू करोगे। तो वही चीज है, बायर जो है फिर से क्या करता है, सेलर के साथ मोल भाव करता है कि नहीं तुम इतने में मुझे वस्तु का बोल रहे हो, इतने में नहीं, थोड़ा तो डिस्काउंट लगाओ, मैं इतना ज्यादा बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ, राइट। तो ये क्या है उसका बार्गेनिंग कंडीशन। अब हमारा क्या हुआ, बायर ने क्या की, बार्गेनिंग की। बार्गेनिंग करके दोनों का डन हो गया। क्या हो गया, बोथ, मैंने यहाँ पे लिखा है दोनों का क्या होगा, डन होगा। डन होने का मतलब है कंफर्मेशन स्टेज आ गई दोनों की कि हाँ ए भी डन हो गया और बी भी डन हो गया, दोनों के बीच में कंफर्मेशन ऑर्डर आ गया कि यस हाँ अब हमारी ये सिचुएशन है कि इतने में इतनी रुपीस में इतनी मात्रा हमने डन करनी है, ठीक है। तो अब दोनों का क्या हो गया, कंफर्मेशन स्टेज आ गया। अब सारा का सारा काम किसका है, सेलर का बचता है, यानी मेरा बचता है। कैसे, अब सेलर क्या करेगा, सेलर अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां पे बोलेगा कि ये ऑर्डर आया, इतना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, या प्रोडक्शन हो रखा है या नहीं। अगर कंप्लीटेड रूप से बने हुए हमारे यूनिट तो हम तुरंत उसको क्या करवा देंगे, डिस्पैच करवा देंगे, किसको, बी को, मतलब आप लोगों को, राइट। और अगर नहीं बना हुआ है तो हमारा सेलर क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा कि इतने यूनिट्स को प्रोडक्शन करना शुरू करो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको प्रोड्यूस करेगा, फिर पैकेजिंग होगी, लेबलिंग होगी, हमारा माल रेडी होगा और फिर उसका डिस्पैच किया जाएगा, किसको, बायर को, मतलब आप लोगों को, राइट। तो ये पूरी सिंपल सी प्रोसेस रहती है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये बताता क्या है, ये पूरी प्रोसेस मैंने आप लोगों को इसीलिए बताई क्योंकि ये एक व्यवस्था में चलती है। कहाँ पे, एक व्यवस्था में कार्य चल रहा है, राइट। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की हेनरी फ्योल ने लिखा है कि एक संगठन के अंदर सारे काम व्यवस्था से होने चाहिए, जिससे तारतम्यता बनी रहती है और संतुलन स्थापित होता है। यही है कि देखो बायर पहले परचेज ऑर्डर देता है, फिर सेलर उसे कोटेशन भेजता है, फिर बायर वापस बार्गेनिंग का ऑप्शन भेजता है, फिर दोनों का कंफर्मेशन ऑर्डर आता है, फिर सेलर का वर्क शुरू होता है, प्रोड्यूस होता है और फिर डिस्पैच किया जाता है, फिर हमारा बायर सेटिस्फाई होता है, पेमेंट करता है, राइट। तो ये सारा किसमें चल रहा है, एक व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो रॉ मटेरियल पहले हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, फाइनेंस होगा, फिर अकाउंटिंग होगी, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, व्यवस्थित तरीके से चल रही है, व्यवस्था के साथ चल रही है। और अगर ऐसा हो, मान लो कि व्यवस्था नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा,
बायर सीधा ऑर्डर देगा किसको, सेलर को नहीं, कर्मचारियों को आके बोलेगा मुझे इतने यूनिट चाहिए, मुझे बना के दो, वो भी पेमेंट जितना मैं चाहूँ उतना दूंगा, उतना मेरी मर्जी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्या ये चीज हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही चीज है कि बिना व्यवस्था के कोई भी काम नहीं हो पाता है। अगर आपको एक बेस्ट हेल्दी प्रॉपर मैनेजमेंट करना है तो डेफिनेटली आपको व्यवस्था के सिद्धांत को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा, तभी आपका मैनेजमेंट गुड मैनेजमेंट कहला पाएगा और आपके संगठन में एक फ्लोली, एक स्मूथली कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मैनेजमेंट और गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो है हमारा 12 नंबर प्रिंसिपल। 12 नंबर प्रिंसिपल है कि कर्मचारियों की कार्यकाल में स्थिरता, राइट। कार्यकाल में स्थिरता, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता का क्या मतलब है? कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, कार्यकाल का मतलब एक टाइम ड्यूरेशन की बात की गई है। अब ड्यूरेशन में क्या क्या आ सकता है? हम ये तो नहीं कह सकते कि एक कर्मचारी को नियुक्त करना है तो उसे 10 साल की गारंटी दे दो कि 10 साल तक यही रहोगे। ये सिचुएशन में इतनी पॉसिबल नहीं है। बकायदा जॉब सिक्योरिटी में ये चीजें भी आती है, देखिए गारंटी के रूप में नहीं आती है, राइट। तो फिर हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो कार्य उनको दे रहे हो, एक तो उन्होंने उनको सिक्योरिटी दो, प्लस उनकी जॉब की स्टेबिलिटी का आप एक अच्छा सा प्रॉमिस दे सकते हो। तो वही उससे क्या होगा, उससे हमारे कर्मचारी सेटिस्फाई रहेंगे। कर्मचारी में अगर अपनापन आएगा, उन कर्मचारी को अगर एक मैनेजर की ड्यूटी कर्मचारी को अगर अपनापन महसूस करवाता है तो कर्मचारी पूरे संगठन को अपनापन महसूस करवाता है। और पूरे संगठन को जब अपनापन मिलता है तो डेफिनेटली कार्यों में क्या आ जाती है, दक्षताएं आ जाती है, उत्साह उत्पन्न हो जाता है, जिससे कार्य और अच्छी तरीके से होने लग जाते हैं। एक इंजॉइंग, एक बहुत स्मूथ, बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट अगर कर्मचारियों में एनवायरनमेंट में बना रहता है तो डेफिनेटली हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो भी बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव रहेगा। तो डेफिनेटली बस यही है, हेनरी फ्रोल ने ये कहा था कि कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्लस जॉब स्टेबिलिटी को दो, ताकि कर्मचारी संतुष्ट रहे, उनके मन में डर नहीं रहे कि जॉब जो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ कितने टाइम तक दे पाऊँ या कितने टाइम के लिए मेरे पास है। तो वही चीजें कि आप ट्रेन करो कर्मचारियों को, उन्हें जॉब स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी दोनों के बारे में इन्फॉर्म करो, दोनों को लेके उनको संतुष्ट करो, लेकिन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक अयोग्य कर्मचारी को ही बहुत टाइम की स्टेबिलिटी दे दो, नहीं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये कि जिस कर्मचारी को आपने जिस काम के लिए नियुक्त किया उसको वही काम दो। स्थिरता का क्या मतलब है? स्थिरता का यही मतलब है कि बार बार उसको चेंज मत करो। जो कर्मचारी जिस काम के लिए आपके यहाँ पे नियुक्त हुआ है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स के लिए एक पर्सन को हमने नियुक्त किया है तो उसको वही काम दो, उसको 2-2 महीने के बाद परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मत डालो, क्योंकि वो अपने स्किल में परफेक्ट है, उसे अपने कार्य में स्थिरता चाहिए, तभी वो अपना बेस्ट दे पाएगा। तो वही है, हेनरी फ्रोल ने यही कहा है कि कर्मचारियों के ड्यूरेशन में प्लस उनकी सिक्योरिटी और उनकी जॉब की स्टेबिलिटी के अंदर आपको एक स्टेबल देना पड़ेगा, जिससे कर्मचारी सेटिस्फाई रहेंगे, वो अपने आप ट्रेंड होते रहेंगे, जिससे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट भी होगा, प्लस हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो ये हमारा था 11वां और ये हमारा 12वां प्रिंसिपल। अब हमारे बाकी कितने रहे हैं? 2 प्रिंसिपल्स बाकी हो रहे हैं। पहले आप इन दोनों को अच्छे से की पॉइंट बना लो और इसका स्क्रीनशॉट ले। तब तक हमने 12 प्रिंसिपल्स देख लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट जो है 13 नंबर का प्रिंसिपल, वो मैंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव, मतलब प्रोत्साहन का या प्रेरणा का सिद्धांत। हेनरी फ्रोल का जो 13वां या 13 नंबर का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं वो था प्रेरणा या प्रोत्साहन का सिद्धांत। आप सबको पता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी क्रियाओं या गतिविधियों को संपन्न किया जाता है, कंप्लीट करवाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों से कार्य करवा रहे होते हैं और एक व्यक्ति एक ही प्रकार की गतिविधियों को करते हुए या एक ही प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में एक ही एनवायरमेंट में रहते हुए कार्य को करता है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या आ जाता है, थोड़ी निरस्ता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मानव का स्वभाव है। तो उनमें बार बार उत्साह को भरना पड़ता है, प्रोत्साहन देना पड़ता है, मोटिव करना पड़ता है, जिससे वो अपने कार्यों से उत्साहित रूप से जुड़े रहे और बेस्ट से बेस्ट देने को रेडी रहे, राइट। तो वही हेनरी फ्रोल ने कहा था। हेनरी फ्रोल का कहना था कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को चलाने के लिए
प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। पूरे मैनेजमेंट के अंदर एक इंसेंटिव इन्वायरमेंट को पैदा रखना बहुत जरूरी है। तो इंसेंटिव या प्रोत्साहन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक कदम आगे आना, यानी पहल करना, प्रोत्साहित करना, मोटिव करना, प्रेरणा देना, जिससे कार्य दक्षता बढ़े, कार्य कुशलता बढ़े, इफेक्टिवनेस के साथ, उत्साह के साथ कार्यों को संपन्न किया जाए। ठीक है, तो एक कदम आगे आना। अब इसमें मेरे पॉइंट मैंने कुछ लिखे हैं। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना। हेनरी फ्यूल का कहना था कि मैनेजर्स को, कर्मचारियों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट करने के हमारे मोटिवेट का पूरा हमारा चैप्टर है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि मोटिवेट के क्या महत्व है और मोटिवेट करने की कौन कौन से मेथड्स होते हैं। एक कर्मचारी को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही तरीकों से मोटिवेट किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल तरीकों में दिए प्रोत्साहन दिया जाता है, नॉन फाइनेंशियल में उन्हें प्रमोशंस और ये सारी चीजें आती हैं, जिनका हम आगे लेटेस्ट चीज में डिस्कशन करेंगे। तो यही है कि कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। मैनेजर की ड्यूटी है कि अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम टू टाइम मोटिव करते रहना है, उनको प्रेरणा देना है, उत्साहित करना है, ताकि कर्मचारी कार्य को बेहतर तरीके से करते रहे, कर्मचारियों में निरस्ता उत्पन्न नहीं हो। दूसरा मैंने लिखा है अतिरिक्त सुविधाएं देना, कुछ कर्मचारियों को कुछ एक्स्ट्रा अथॉरिटी देना, कुछ एक्स्ट्रा फ्रीडम देना, जिससे क्या होगा, कर्मचारी खुद को एक बहुत ही अच्छा या फिर एक सॉलिड महसूस, स्ट्रॉन्ग महसूस करेगा, जिससे वो स्ट्रॉन्गनेस के साथ अपना बेस्ट परफॉर्म देने को हमेशा तैयार रहेगा। एक्स्ट्रा फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर लो, नहीं, वो नहीं। एक बेस लाइन बना के आप उसको एक्स्ट्रा फ्रीडम दो कि यस आप लोग ऐसा भी कर सकते हो जैसा आपको, उसको बस टारगेट हमारा जो कंप्लीट आप लोगों को बोला है वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो उससे क्या होगा, कर्मचारियों के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी कि यस हमारे ऊपर अथॉरिटी या ऑर्डर्स थोपे नहीं जा रहे हैं, हमें अंडरस्टैंड करवाए जा रहे हैं, हमें मोटिव किया जा रहा है, हमारी बात भी सुनी जा रही है। तो कर्मचारियों में संतुष्टि होगी और उससे वो वर्क को बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। मतलब एक्स्ट्रा सुविधाओं का मतलब है कि जो हमारा ब्रेक टाइम है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना, या फिर अगर कोई कर्मचारी को नीड है तो उसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए फ्री कर देना, और कर्मचारियों में कुछ फ्रस्ट्रेशन ना हो तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना। ये सारे ही जो प्रोत्साहन के तरीके होते हैं, जिनसे कर्मचारी अपने संगठन से अपनेपन रूप से जुड़ पाता है। और अगर कर्मचारी को एक मैनेजर अपनापन महसूस करवाता है तो कर्मचारी भी वापस अपने संगठन में एक अपनेपन की भावना से काम करता है, और अपनेपन की भावना से किया गया काम बहुत ही बेहतर तरीके से वो अपने संगठन को अपना परिवार समझ के बेस्ट देने का कोशिश करता है। तो यही है कि प्रोत्साहन या प्रेरणा देते रहना चाहिए मैनेजर को, हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग। आगे मैंने लिखा है कि अगर अपनापन बढ़ेगा, एक संगठन में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अपनापन बढ़ेगा, प्रोत्साहन होगा, संतुष्टि का वातावरण बनेगा, तो उससे मेन चीज क्या होगी, उससे मेन चीज ये होगी कि जो कर्मचारी होगा वो बॉस को बॉस नहीं लीडर समझे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक मैनेजर को बॉस नहीं लीडर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, बॉस को बॉस नहीं लीडर बनना चाहिए। अब हमारे सामने किचन के केस में क्या डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो बॉस होता है वो कुछ भी ऑर्डर्स देते हैं, कुछ भी रिजल्ट निकलता है तो लास्ट में टैग क्या मिलता है कि यस मैंने सारे ऑर्डर्स दिए थे, मैंने सब कुछ किया था और मेरे भी अंडर ये सारे वर्क्स हुए हैं। ये क्या था, एक बॉस का, जिसमें ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जिसमें कर्मचारियों को लगता है कि बस हम कुछ भी करें, नाम या फिर जो पॉजिटिविटी या प्लस पॉइंट या जो मोटिवेशन मिलने वाला है वो इन्हीं को मिलने वाला है। लेकिन जब बात की जाती है लीडर में क्या होता है, एक लीडरशिप में जो लीडर होता है वो क्या करता है, जो भी रिजल्ट निकलता है कार्य करने के बाद में, तब वो ये कहता है कि ये हम सब ने टीम ने मिलकर काम किया है, ये हम सब ने सहयोग करके काम किया, मेहनत करके काम किया, तब जाके हमें ये रिजल्ट मिला है। तो उससे कर्मचारियों में कौन सी भावना पैदा होती है, एक बहुत ही पॉजिटिविटी की, मोटिवेशन की भावना पैदा होती है। तो वही है कि उससे हमारे कर्मचारियों की कार्यदक्षता अपने आप बढ़ेगी, उनमें उत्साह अपने आप उत्पन्न होगा। तो ये है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से कर्मचारियों को मोटिवेट करते रहना चाहिए एक मैनेजर को, हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग उनके प्रिंसिपल प्रेरणा को फॉलो करते हुए, राइट। तो ये प्रिंसिपल सिंपल सा स्वीट सा प्रिंसिपल है जो आपको रियल लाइफ में भी यूज लेना चाहिए, खुद के लिए भी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, राइट। अब हमारा लास्ट प्रिंसिपल आता है जो हेनरी फ्यूल का है, वो है सहयोग की भावना। कौन सा है, लास्ट प्रिंसिपल जो आना, सहयोग की भावना, टीम स्पिरिट, ठीक है। तो सहयोग की भावना का मतलब है साथ में मिलकर कार्य करना। हेनरी फ्यूल का कहना था कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सभी को साथ में मिलकर, समन्वय के साथ में वर्क करना चाहिए, सभी को एक दूसरे को
कार्य को संपन्न करना चाहिए ताकि कार्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपन्न हो और कोई भी कार्य के बीच में रुकावट पैदा नहीं हो। तो मैंने यही लिखा है कि हेनरी टोल का जो प्रिंसिपल था, इट रिफर्स टू टीम वर्क, विच वर्क, टीम वर्क। अब टीम का क्या मीन होता है? टीम की फुल फॉर्म आप लोगों को मैंने पहले भी एक बार बताई थी, फिर से हम देख लेते हैं। टुगेदर ईच कैन अचीव मोर, मतलब सारे जब साथ में मिलकर करेंगे तो उन्हें जो अचीव होगा वो मोर होगा, ज्यादा अचीव होगा। तो वही टीम वर्क का मेन रोल रहता है। तो इसीलिए हेनरी टोल का जो ये प्रिंसिपल था, इसमें ये कहा गया था कि एक संगठन के अंदर टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। एक इंडिविजुअल वर्क करने से क्या होगा? इंडिविजुअल कंपटीशन पैदा हो जाएगा, जो होने का कोई मतलब नहीं है। टीम वर्क के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारे जो एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर हैं उनको हम बीट कर पाएंगे और हमारे गोल्स को डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो वही चीज है कि ड्राइवर्स टू टीम वर्क, टीम मींस टुगेदर ईच कैन अचीव मोर। और अब अगर एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, तो एक नॉर्मल सा चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि एक है हमारा वोडाफोन, जो हमारा बहुत ही फेमस नेटवर्किंग है, हम लोगों को अच्छे से पता है, हम सब जानते भी हैं। एक हम लेते हैं रिलायंस जियो, जो हमें पता है कि बहुत ही चीप प्राइस पे हमें नेटवर्क अवेलेबल करवाता है। अगर हम एक सपोज करते हैं कि वोडाफोन और रिलायंस जियो दोनों आपस में ज्वाइन हो जाए, मर्ज हो जाए, जुड़ जाए, तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बेस्ट नेटवर्क विद अचीव प्राइस, राइट? क्योंकि दोनों क्या हो गए? जुड़ गए। तो अगर हम मानते हैं कि 4 करोड़ जो कस्टमर थे वो वोडाफोन नेटवर्क के थे, 4 करोड़ कस्टमर हमारे जियो नेटवर्क के थे। अब जब दोनों ज्वाइन हो गए तो दोनों में एक स्पेशल चीज है। वो स्पेशल चीज क्या वो है कि अब जो हमें नेटवर्क मिलेगा वो बेस्ट नेटवर्क प्लस चीप प्राइस, राइट? तो दोनों जुड़ गए तो कस्टमर भी आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? 4 करोड़ वोडाफोन और 4 करोड़ जियो के, बस इतने ही कस्टमर होंगे? नहीं। अब ज्वाइन होने के बाद जो हमारे कस्टमर्स होंगे वो 8 करोड़ नहीं, वो 10 से 12 करोड़ तक जाएंगे। कैसे? क्योंकि जो बाकी के नेटवर्क्स हैं, एयरटेल कह सकते हैं या अदर कोई भी नेटवर्क जो है, उनके कस्टमर्स भी हमारे इस जॉइंट में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे दोनों ने मिलके कस्टमर्स को क्या दिया? बेस्ट नेटवर्क प्लस चीप प्राइस, मतलब 2 स्पेशल चीजें साथ में मिल गई है। तो वही है कि दोनों ने ज्वाइंट होकर सहयोग के साथ में, स्पिरिट के साथ, स्पिरिट की टीम स्पिरिट की भावना से काम किया है। तो क्या है? उनके कस्टमर्स भी बढ़े, उनकी क्वालिटी भी बढ़ी, उनका मैनेजमेंट भी बढ़ा, पूरा क्राइटेरिया भी बढ़ा। तो ये क्या है? ये हमारा सहयोग की भावना या टीम स्पिरिट का ही रिजल्ट है, राइट? अब हम जैसे नॉर्मल वैसे हम लोगों ने स्टोरी सुनते थे, हम संगठन में शक्ति है, तो वही है कि हमने एक स्टोरी पढ़ी भी थी कि एक लकड़ी को अगर हम तोड़ने के लिए कहें तो वो बहुत आसानी से टूट जाती है, लेकिन वहीं पे अगर हम 5 लकड़ियों को जोड़ के दे जाओ फिर बोलेंगे अब जोड़ के बताओ, तो वो फिर टूटती नहीं, वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो वही चीज है कि सहयोग की भावना। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट, सारे फंक्शंस एक सहयोग के साथ में मिल के टीम के साथ में वर्क करेंगे तो जो गोल्स है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें अचीव हो जाएंगे। और वहीं पे अगर इंडिविजुअल सब करेंगे अपना अपना टारगेट करके, तो उस डिपार्टमेंट्स में ही कंपटीशन पैदा हो जाएगा, जिससे हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, राइट? तो ये था हमारा हेनरी टोल का कहना था कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टीम के साथ में वर्क करें, टीम के गोल अचीव हो गए तो इंडिविजुअली गोल सारे के सारे अपने आप ही अचीव हो जाएंगे। क्लियर? तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? टोटल हेनरी टोल के 14 प्रिंसिपल का टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया। जो हमारा 3rd चैप्टर था, इसका फर्स्ट टॉपिक यही था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने थे? 14 प्रिंसिपल्स थे टोटल हमारे, और 14 के 14 प्रिंसिपल्स दिए किसने थे? हेनरी टोल ने दिए थे। और 14 के 14 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने 1 by 1 बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल डिस्कशन किया है। तो आप लोग अच्छे से इनका रिविजन करेंगे, 14 के 14 प्रिंसिपल्स को लर्न करेंगे, बार बार कॉल करते जाएंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे, इनके अच्छे से की पॉइंट्स बनाएंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और प्रॉपरली कैसे हमारी मैनेजमेंट के टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि हमारा मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स हमें गेन करवाएगा, और हमें पूरे के पूरे 16 नंबर को कवर करना है एनी हाउ। इसीलिए हमारा मैनेजमेंट हमने हाफ से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी मैनेजमेंट की टेक्निक्स सही है वो हम डिस्कशन करेंगे, और फिर हमारा मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक मतलब हमारा
हमारे पूरे के पूरे 16 नंबर कवर हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इसका की पॉइंट्स को नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें। 14 के 14 प्रिंसिपल्स का आप रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे और अच्छे से उनको प्रॉपरली वैसे अपने नोटबुक के अंदर नोट्स के रूप में प्रिपेयर करेंगे। बाकी घर बैठे अच्छे से ध्यान रखें, बेस्ट स्टडी करें, टाइम दें स्टडी को और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।